सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कोशिश करिएगा इस नोट बनाने का, जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीजों को नोट करिए। जो चीज आपको पता है उस चीज को मत नोट करिए, बट जो चीज नहीं पता है प्लीज उसको नोट करिए एंड रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर आउट रहेगी आपको एग्जाम में उतना ही ज्यादा हेल्प मिलेगा गाइस। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो सेट 38 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का कौन सा सेट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। एनटीपीसी का हमारा सेट 38 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस एनटीपीसी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था। तो आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंडन नदी के तट पर, ऑप्शन बी दास्क नदी के तट पर, ऑप्शन सी घग्गर नदी के तट पर, या ऑप्शन डी चिनाब नदी के तट पर। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में बात करेंगे कि आलमगीरपुर की खोज जो है ये कब और किसने की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपके हिंडन नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो 1958 में जो है इसकी खोज हुई थी, इसकी खोज 1958 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आलमगीरपुर खोज की जो खोज किया था वो यगदत्त शर्मा ने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आलमगीरपुर की खोज जो है वो यगदत्त शर्मा ने 1958 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के। हम बात करते हैं गाइस कि हिंडन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंडन नदी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये यमुना नदी की सहायक नदी कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंडन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको नोट करिएगा। हिंडन नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये यमुना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस ये जो है आपके किस जिले में किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो मेरठ जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्थल है गैस ये आपका कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको आलमगीर से इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो है आपको एक और पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे गाइस, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है किस किस चीज के प्रमाण मिले हैं। तो आपको 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा यहाँ से जो है आपको क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले याद रखिएगा पिंड, पिंड जो है ये कहाँ से मिला है, तो गाइस याद रखिएगा पिंड जो है आलमगीरपुर से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं पिंड के अलावा और क्या मिला है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के प्रमाण भी गाइस याद रखिएगा कहाँ से मिला है, तो आलमगीरपुर से मिला, तो ये आपको याद रखना है। मिट्टी के बर्तन ये भी आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के बर्तन। उसके बाद गाइस आपको क्या याद रखना है, मिट्टी के बर्तन जो है ये कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा मिट्टी का बर्तन जो है ये भी आलमगीरपुर से मिला है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है रोटी बेलने की जो चौकी होती है ये भी कहाँ से मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोटी बेलने की जो चौकी मिली है गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कहाँ से मिला है, तो ये भी आपके आलमगीरपुर से मिला है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि रोटी बेलने की जो चौकी है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से मिला है। तो रोटी बेलने की चौकी जो मिला है गाइस याद रखिएगा ये आलमगीरपुर से मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आलमगीरपुर से आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें घग्गर नदी जो है ये कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पे था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा जो है ये आपके घग्गर नदी के तट पर था, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पे था गाइस, तो याद रखिएगा ये घग्गर नदी के तट पे था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें दास्क नदी के तट पे आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दास्क नदी के जो तट पे था गाइस ये आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सुतका गेंडोर जो है ये आपकी किस नदी के तट पे था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुतका गेंडोर जो है ये आपके दास्क नदी के तट पर था, ये आपको ध्यान रखना है। सुतका गेंडोर जो है ये किस नदी के तट पे था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुतका गेंडोर जो है ये आपके दास्क नदी के तट पे था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चिनाब नदी के तट पे आपका कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था, तो याद रखिएगा मांडा, मांडा जो था ये किस नदी के किस जो है ये
हड़प्पा कालीन स्थल के नदी के तट पे था। तो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन स्थल जो आपका मांडा था, ये जो है मांडा जो है ये किस नदी के तट पे था? तो मांडा आपके चिनाब नदी के तट पर था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि सुआ लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो आपको बताना है कि सुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन सी मेघालय की, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ का जो है आपका कौन सा लोक नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सुआ लोक नृत्य जो है ये आपका कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का। अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का आपका कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो हम छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपका हो गया गौरा। गौरा नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है गौरा जो है गाइस, याद रखिएगा ये कहाँ का है? तो गौरा नृत्य जो है ये आपके जो है छत्तीसगढ़ का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कर्मा नृत्य जो है ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो पंथी नृत्य है ये कहाँ का है गाइस? तो याद रखिएगा पंथी जो है ये भी आपके छत्तीसगढ़ का, ये आपको ध्यान रखना है। पंथी नृत्य जो है ये कहाँ का? तो याद रखिएगा ये भी आपके छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से आपको कौन कौन सा याद रखना है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है तमाशा। तमाशा किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है? इसे आपको याद रखना है। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र की लोक कला नृत्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है आपको याद रखना है पोवाड़ा। पोवाड़ा जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? इसे आपको ध्यान रखना है। पोवाड़ा जो है याद रखिएगा ये महाराष्ट्र की है। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है कोली। कोली जो है ये किस राज्य का है? तो याद रखिएगा कोली जो है ये महाराष्ट्र की लोक कला नृत्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है लावनी। लावनी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है? तो ये आपको ध्यान रखना है। लावनी जो है ये महाराष्ट्र की लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेघालय, मेघालय का आपका कौन कौन सा लोक नृत्य है? तो ये आपको याद रखना है लाहो। लाहो जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है? तो आपको ध्यान रखना है मेघालय की है। उसके बाद आपको याद रखना है वांगला। वांगला जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली? तो वांगला जो है ये मेघालय की है और वांगला को ही 100 ड्रमों का फेस्टिवल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस वांगला जो है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा आपको कि गारो जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मेघालय का जो फेस्टिवल है वांगला ये किस जनजाति के द्वारा? तो गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसे 100 ड्रमों का फेस्टिवल कहते हैं गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा नृत्य है गाइस? तो ये आपको याद रखना है नौटंकी। नौटंकी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कजरी। कजरी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बुर्जिल दर्रा स्थित है? तो आपको बताना है कि बुर्जिल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में आपका कौन कौन सा दर्रा है गाइस, तो याद रखिएगा पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है पीर पंजाल दर्रा जो है गाइस, याद रखिएगा ये आपके किस राज्य में है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। उसका जो है आपका बुर्जिल दर्रा जो है गाइस, याद रखिएगा ये भी आपके जम्मू कश्मीर में हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा जो है गाइस ये आपको याद रखना है ये किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जोजिला दर्रा के बाद आपको याद रखना है गाइस बनियाल दर्रा। बनियाल दर्रा जो है ये आपका किस राज्य में? तो याद रखिएगा बनियाल दर्रा जो है गाइस, याद रखिएगा ये किस राज्य में? तो बनियाल दर्रा जो है गाइस, याद रखिएगा ये किस राज्य में? तो ये आपके जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनियाल दर्रा जो है ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपको याद रखना है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है काराकोरम दर्रा जो है ये किस राज्य में? तो आपको याद रखना है काराकोरम दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब जितने भी दर्रे लिखाई हूँ सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा काराकोरम दर्रा हो गया ये आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस बुर्जिल दर्रा जो है
है ये किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे पहले ये याद रखना है कि ये किसको दर्रा है, तो ये दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है आपस में, तो याद रखिएगा यह जो दर्रा है ये श्रीनगर को और किससे जोड़ता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते ही है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर यहाँ पे जो है गाइस आप उत्तराखंड से भी याद कर लीजिएगा, जो आपका माना दर्रा जो है ये किस राज्य में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, माना दर्रा जो है ये आपका किस राज्य में, तो याद रखिएगा माना दर्रा जो है ये आपके उत्तराखंड में है। उसके बाद बात करते हैं गाइस नीति दर्रा, नीति दर्रा जो है ये आपके किस राज्य में, तो याद रखिएगा नीति दर्रा जो है ये आपके जो है किस राज्य में, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में 3 दर्रा आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो है ये किस राज्य में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको बताना है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी रेडियन प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी कूलाम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोणीय वेग का, तो याद रखिएगा रेडियन प्रति सेकेंड जो है ये कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन प्रति सेकेंड जो है ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन प्रति सेकेंड जो है ये किसका है, तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर जो है ये पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड जो है ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड जो है ये चाल, चाल का एसआई मात्रक क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चाल का एसआई मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकंड है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कूलाम की बात करें गाइस, तो कूलाम से आपको याद रखना है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कोणीय वेग से आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है गाइस, तो कोणीय वेग से आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कोणीय वेग जो है ये आपको याद रखना है कि कोणीय वेग जो है ये समय के साथ जो है कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समय के साथ जो है ये कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समय के साथ जो है ये आपको याद रखना है कोणीय वेग के विस्थापन की जो है दर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा रही हो गाइस इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितना भी है एसआई मात्रक से रिलेटेड आपको एक प्रश्न रहता ही है गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा विस्थापन, ठीक है। तो याद रखिएगा कोणीय वेग के विस्थापन का एसआई मात्रक विस्थापन के परिवर्तन की दर है, तो ये भी आपको याद रखना है। कोणीय वेग जो है गाइस याद रखिएगा समय के साथ जो है वो विस्थापन के परिवर्तन की दर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। परिवर्तन की दर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पे है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोगवा नदी के तट पर, ऑप्शन बी सिंधु नदी के तट पर, ऑप्शन सी रावी नदी के तट पर, या ऑप्शन डी सतलज नदी के तट पे। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पे है, तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी के तट पे है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये कब और किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी ये हुआ था 1922 में, यानी कि 1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता हुआ था। और 1922 में जो है आपको याद रखना क्या हुआ था, 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें इसकी जो खोज है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये राखल दास बनर्जी ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राखल दास बनर्जी ने की है। और हड़प्पा की खोज जो है ये किसने की है, तो दयाराम साहनी ने की है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1901 में की 1921 ईस्वी में की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं गाइस मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो को क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है ये मृतकों का टीला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है भोगवा नदी के तट पर जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के जो तट पे है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का स्थल जो आपका लोथल है। लोथल जो है ये किस नदी के तट पे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोथल जो है ये आपके भोगवा नदी के तट पर है। उसके बाद बात करते हैं रावी नदी के तट पे आपका कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है, तो याद रखिएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये आपका किस नदी के तट पे गए, तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें सतलज नदी के तट पे आपका कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है रोपर। सिंधु सभ्यता का जो स्थल है रोपर, ये आपके किस नदी के तट पे, तो याद रखिएगा ये जो है आपके सतलज नदी के तट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आपका जो है लोथल। लोथल की जो है खोज किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोथल की जो खोज है ये आपके रंगनाथ राव ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल का खोज जो है ये किसने किया था, तो यहाँ पे हम खोज की बात करेंगे गाइस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लोथल की जो खोज है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रंगनाथ राव ने जो है गाइस, याद रखिएगा ये किसकी खोज की थी, तो लोथल की खोज की थी, जो कि आपका जो है किस नदी के तट पे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका जो है भोगवा नदी के तट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रंगनाथ राव ने जो है लोथल की खोज कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रंगनाथ राव ने लोथल की जो खोज की 1953 में जो है इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल की खोज जो है 1953 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज में मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो खोज किया था गाइस, इसकी जो खोज है ये किसने की थी गाइस, तो आपको याद रखना है हड़प्पा की जो खोज है ये दयाराम साहनी ने की थी, ये आपको बताना है हड़प्पा की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की जो खोज है ये दयाराम साहनी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज जो है ये कब की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जो खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1921 ईस्वी में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आपको और क्या याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से गाइस यहाँ से जो है दो सबसे बड़े स्थल मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से आपको क्या याद रखना है कि दो जो है सबसे बड़े स्थल मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से आपको क्या याद रखना है guys? तो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो से जो दो सबसे बड़े स्थल मिले थे वो कौन कौन से दो सबसे बड़े स्थल है guys? तो ये आपको याद रखना है। एक जो यहाँ से मिला था वो मिला था स्नानागार, स्नानागार याद रखिएगा। एक मिला था स्नानागार जो कि सबसे बड़ा स्थल था, और दूसरा आपको याद रखना है स्नानागार, और दूसरा आपका कौन सा मिला था, अन्नागार मिला था, जो कि ये भी सबसे बड़ा है। तो मोहनजोदड़ो का दो सबसे बड़ा स्थल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्नानागार और जो है ये कहाँ से मिलेगा इससे याद रखिएगा, ये आपके मिलेगा इस कहाँ से मिला है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको मिला है मोहनजोदड़ो से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद की में जो सबसे पवित्र नदी वो किसे कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है सरस्वती नदी को, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन सी यमुना नदी को, या ऑप्शन डी गंगा नदी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी जो है ये किसे कहा गया, तो सरस्वती नदी को कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती नदी को जो गाइस याद रखिएगा ऋग्वेद में क्या कह के संबोधित किया गया है, तो याद रखिएगा इसे जो है मातृ तमा, देवी तमा और नदी तमा कह के संबोधित किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को क्या कह के संबोधित किया गया, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है इसे क्या कह के संबोधित किया गया, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में इसे नदी तमा यानी कि अच्छी नदी, और उसके बाद आपको याद रखना है नदी तमा, उसके बाद आपको याद रखना है माते तमा और देवी तमा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माते तमा और आपको याद रखना है माते तमा और देवी तमा, इसे कह के जो है संबोधित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको क्या याद रखना है कि माते तमा और देवी तमा और नदी तमा का जो है अर्थ क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें गाइस, तो इसके अर्थ जो होती है ये अच्छी नदी, अच्छी माता और अच्छी जो है देवी।
तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है नदी तमा, माते तमा और देवी तमा किस नदी को संबोधित किया गया? तो सरस्वती नदी को जो है संबोधित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस बात करते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात करेंगे गाइस कि इसमें जो है गाइस कि सिंधु नदी का जो है उल्लेख जो है कितनी बार किया गया। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में नदी तमा, माते तमा और देवी तमा जो है संबोधित किया गया है, और किस नदी को? तो याद रखिएगा ये सरस्वती नदी को किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरस्वती नदी को किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऋग्वेद से संबोधित किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि सिंधु नदी का जो है ऋग्वेद में जो है ये कितनी बार उल्लेख किया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो है किस नदी का उल्लेख किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो है ये किस नदी का उल्लेख किया गया गाइस, तो सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती नदी को माना गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो है उल्लेख जो है ये किस नदी का किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो उल्लेख है गाइस याद रखिएगा ये किसका किया गया है, तो ये किया गया है गाइस, याद रखिएगा ये किया गया है सिंधु नदी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार उल्लेख जो है ये किस नदी का किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया गया है ये आपको ध्यान रखना है किस नदी का, तो ये आपके सिंधु नदी का क्या हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी का। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि यमुना नदी का जो उल्लेख है ये कितनी बार ऋग्वैदिक में किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है गाइस। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यमुना नदी का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक में, ये कितनी बार उल्लेख किया गया है गाइस, तो ये आपको याद रखना है इसका जो उल्लेख किया गया है यमुना नदी का 3 बार इसका उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी का उल्लेख जो है ये कितनी बार किया गया है गाइस, तो याद रखिएगा यमुना नदी का उल्लेख जो है ये 3 बार जो है इसका उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गंगा नदी का, गंगा नदी का जो उल्लेख है ये कितनी बार किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी का जो उल्लेख किया गया है ये 1 बार जो है गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 बार जो है ये किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है गंगा नदी का किया गया, और सबसे ज्यादा बार जो है ये सिंधु नदी का उल्लेख किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई है, तो आपको बताना है कि जालियांवाला बाग की दुर्घटना जो है ये किस सन में हुई। तो आपके ऑप्शन है 1917 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1918 में, या ऑप्शन डी 1935 में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जालियांवाला बाग की दुर्घटना जो है ये किस सन में हुई, तो याद रखिएगा 1919 में जो है ये जालियांवाले बाग की जो है दुर्घटना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे ये कब हुआ था तो गैस तो ये आपको ध्यान रखना है ये 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो है 2 समिति बनी थी जब ये हत्याकांड हुआ था गैस, तो इसके लिए जो है कितनी समिति बनी थी गैस, ये आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है 2 समिति बनी थी, एक जो है अंग्रेजों ने इस समिति को बनाया था, और दूसरा जो है भारतीय ने इस समिति को बनाया था। तो याद रखिएगा कितनी समिति बनी थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है जो है 2 समिति बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2 समिति के नाम कौन कौन से थे गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो समिति था वो कौन सा था गैस, तो याद रखिएगा पहला जो समिति था आपको याद रखना हंटर समिति। हंटर समिति जो है ये किसने बनाया था, तो याद रखिएगा इसकी जांच के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर समिति बनी थी, और हंटर समिति जो है ये किसने बनाया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। हंटर समिति जो है ये अंग्रेज ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। हंटर समिति जो है ये किसने बनाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों के द्वारा बना था। और एक और समिति बनी थी गाइस, ये आपको याद रखना है जो कि बना था तहकीकात समिति, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो समिति कौन सा था गाइस, तो ये आपको याद रखना है दूसरा जो समिति था गाइस, ये आपको याद रखना है तहकीकात समिति बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तहकीकात समिति जो है ये किसने बनाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भारतीयों के द्वारा बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो समिति ये किसके द्वारा बना था, तो ये अंग्रेजों के द्वारा बना था हंटर समिति, और ये तहकीकात समिति जो है ये आपको ध्यान रखना है ये भारतीयों के द्वारा बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, तो आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आपके ऑप्शन है 68, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 108। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपनिषदों की संख्या जो है ये कितनी है गाइस, याद रखिएगा 108 जो है ये उपनिषदों की संख्या। इसमें से जो है कुछ उपनिषद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है उपनिषदों में कौन कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है गाइस केन, केन जो है याद आप याद रखिएगा
उसके बाद आप उपनिषदों के नाम में और आपको याद रखना है केन, उसके बाद आपको याद रखना है कठ, उसके बाद आपको याद रखना है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है एतरे, ठीक है। एतरे जो है गाइस ये भी आपको याद रखना है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एतरे जो है ये आपका क्या है, तो याद रखिएगा एतरे जो है ये आपका एक उपनिषद है, ये आपको ध्यान रखना। और टोटल कितने उपनिषद है, तो 108 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है एतरे के बाद आपका हो गया गाइस, आपको याद रखना है मुंडक हो गया, ऐतरेय हो गया, उसके बाद आपका मुंडक हो गया, प्रश्न हो गया, ये सब आपके क्या है गाइस, तो ये सब आपके उपनिषद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने संख्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 108 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि खजुराहो हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी गुजरात में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में आपका कौन सा हवाई अड्डा है? तो याद रखिएगा खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश में जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस मध्य प्रदेश में जो है आपका कौन कौन सा हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस जबलपुर हवाई अड्डा आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जबलपुर हवाई अड्डा जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। जबलपुर हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है जबलपुर हवाई अड्डा जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबलपुर हवाई अड्डा हो गया, उसके बाद आपका और मध्य प्रदेश में और कौन सा हवाई अड्डा हो गया गाइस, तो जबलपुर हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है राजा भोज, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये भी आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि राजा भोज हवाई अड्डा जो है ये किस कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये आपके भोपाल में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजा भोज अड्डा हवाई अड्डा जो है ये आपके कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके भोपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जबलपुर हवाई अड्डा, जबलपुर हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जबलपुर हवाई अड्डा जो है ये आपके जबलपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। जबलपुर हवाई अड्डा जो है कहाँ है, तो याद रखिएगा जबलपुर हवाई अड्डा जो है ये आपके जबलपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे। तो आपको बताना है कि वैदिक काल में जो राजा जो है जनता से जो कर वसूलते थे उसे हम क्या कहते थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलि, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी लगान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में जो राजा जो कर वसूला करता था उसे बलि कहते थे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि परमाणु बैटरी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आपको बताना है परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पियरे और मैरी क्यूरी ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी हेनरी मोसले ने, या ऑप्शन डी जेम्स चैडविक ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हेनरी मोसले ने जो है याद रखिएगा परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। अगर हम बात करें कि परमाणु बैटरी का जो है आविष्कार इसने कब किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु बैटरी का इसने आविष्कार जो किया था वो 1912 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1912 में जो है इसने परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था, ये आपको ध्यान रखना है हेनरी मोसले ने। अगर बात करें पियरे और मैरी क्यूरी ने जो है ये किसका खोज किया था, तो रेडियम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियम की जो खोज की थी गाइस ये किसने की थी, तो याद रखिएगा रेडियम की जो खोज की थी ये आपको ध्यान रखना है किसने की थी, तो पियरे और मैरी क्यूरी ने जो है ये रेडियम की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस लुई पास्चर से, लुई पास्चर से आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, लुई पास्चर से जो है ये किसने किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज जो है ये लुई पास्चर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी, तो याद रखिएगा रेबीज के टीके की खोज जो
है ये लुई पास्चर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेम्स चैडविक ने जो है ये किसकी खोज की थी, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जो है गाइस याद रखिएगा ये किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जो है गाइस याद रखिएगा किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और हेनरी और मोसले ने जो है ये परमाणु बैटरी की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे। तो बताइए अगर पंचायत जब भंग हो जाती है तो कितने अवधि के अंदर जो है इसका निर्वाचन होगा। तो आपके ऑप्शन है 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 3 माह के अंदर, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, या ऑप्शन डी 1 वर्ष के अंदर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 माह के अंदर होगा, लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखना है कि अगर पंचायत भंग होती है तो ये जो है चुनाव जो है ये 6 महीने के अंदर जो है कराना जो है अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका एक कंडीशन क्या है कि जब अगर कार्यकाल 6 महीने से आगे बचा होगा तो ये जो है चुनाव होगा, लेकिन अगर 6 माह से कार्यकाल में जो 6 माह से अगर कम होगा तो चुनाव नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि पंचायत का जो है ये आपके किस आर्टिकल में गए, तो ये आपको याद रखना है ये आपके अनुच्छेद 243 ई में जो है आपका पंचायत है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस आर्टिकल में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका अनुच्छेद जो है गाइस याद रखिएगा, अनुच्छेद कितने में है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 243 ई में जो है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये आपका पंचायत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार आप मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर कार्यकाल से 6 महीना बचा होगा या उससे ज्यादा होगा तो अगर पंचायत भंग होती है तभी चुनाव होगा, लेकिन अगर कार्यकाल से 6 महीना कम होगा तो चुनाव नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। तो आपको बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला कौन सा नवीनतम सिद्धांत है। तो आपके ऑप्शन ए टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, ऑप्शन सी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन सी प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला जो नवीनतम सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था। तो आपको बताना है कि बाबर ने जो है ये मुगल जो शासन को जो स्थापित किया था ये किस वर्ष किया था। तो आपके ऑप्शन है 1527 में, ऑप्शन बी 1525 में, ऑप्शन सी 1529 में, या ऑप्शन डी 1526 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को पता होगा कि मुगल ने जो है बाबर ने जो है ये मुगल शासन की जो नींव रखी थी गाइस ये कब रखी थी, तो 1526 में रखी थी, ये आपको सभी को पता होगा। जो कि इसका सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट युद्ध आपको याद रखना है, जो कि कौन सा युद्ध हुआ था गाइस, पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत के युद्ध में गाइस आपको याद रखना है पानीपत का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होगा, जो कि 1526 में हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो आप सभी को पता होगा कि ये युद्ध जो हुआ था गाइस ध्यान रखिएगा ये किसके बीच हुआ था, तो ये बाबर के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था। और इसे ही मारकर गाइस इसे जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ था। और किस वंश की नींव रखी थी, तो मुगल वंश की नींव रखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें जो है किसकी हार हुई थी गाइस, याद रखिएगा इसकी जो है इब्राहिम लोदी की जो है हार हो गई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दाब, या ऑप्शन डी बल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्य करने की क्षमता जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। कार्य करने की क्षमता जो है ये आपका ऊर्जा कहलाता है। अगर इस जगह आपको प्रश्न रहता कि कार्य करने की जो है गाइस आपको यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि कार्य करने का जो दर है ये क्या कहलाता है गाइस, अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि कार्य करने की
क्षमता की जगह पे अगर आपसे पूछता है कि कार्य करने की दर क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य करने की अगर दर आपसे पूछता है क्षमता की जगह पे, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पावर, यानी कि शक्ति कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर क्षमता पूछेगा तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा कहलाएगा, और कार्य करने की अगर दर पूछेगा तो शक्ति यानी कि आपका क्या कहलाएगा गाइस, आप सभी को पता होगा, आपका पावर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का आपका एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जूल जो है ये ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है, और आपको याद रखना है कार्य का भी एसआई मात्रक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जूल होता है, ठीक है। ये ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है, और किसका मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्य का भी एसआई मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कैंसर का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी मायोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, या ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैंसर का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नीथोलॉजी में जो है गाइस ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है ये ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मायोलॉजी में, मायोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मांसपेशियों का अध्ययन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये मायोलॉजी कहलाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मांसपेशियों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मांसपेशियों का अध्ययन जो कहलाता है ये मायोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपके पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फलों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि हार्ड करेंसी जो है इससे क्या तात्पर्य है। तो हार्ड करेंसी से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसी जगह आपसे पूछता है कि सॉफ्ट करेंसी का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अपेक्षा जो है वो अधिक हो वो सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा। और जब हार्ड करेंसी पूछे तो क्या हो जाएगा, आपूर्ति मांग की अपेक्षा जो है गाइस कम हो वो हार्ड करेंसी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना जो है ये क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि पुरानी मुद्रा जो समाप्त की जाती है और उसके बाद जो नई मुद्रा चलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए मुद्रा संकुचन, ऑप्शन बी विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, या ऑप्शन डी अवमूल्यन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है आपका जो है विमुद्रीकरण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर जो है सरकार जो है नई मुद्रा को चालू करती है, यानी कि नई मुद्रा सरकार कब चालू करती है, जिसमें आपका 2000 क्या कहते हैं 500 का नोट वगैरह जो है पुराना पैसा जो है ये हुआ था, वो कब पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालू करती है, जब काला धन बढ़ जाता है गाइस, यानी कि जब अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तब सरकार क्या करती है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त करती है और फिर नई मुद्रा चलाती है जिससे काला धन समाप्त हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको दूर करने के लिए गाइस इसे जो है क्या कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है विमुद्रीकरण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है
कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। तो आपको बताना है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन ए मुद्रास्फीति कहलाती है, ऑप्शन बी मंदी कहलाती है, ऑप्शन सी अति उत्पादन कहलाती है, या ऑप्शन डी मुद्रा स्फीति कहलाती है। सो गाइस आपको याद रखना है कि अगर लगातार लगातार जो बढ़ती कीमत की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, यानी कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन जो है ये कौन कराता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शन ए राज्य सरकार कराता है, ऑप्शन बी कलेक्टर कराता है, ऑप्शन सी चुनाव आयोग कराता है, या ऑप्शन डी केंद्र सरकार कराता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन जो है ये कौन कराता है गाइस, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार, अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम अगर आपसे आयु पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है। जैसे लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है गाइस, तो ये आपको पता होगा कि 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो वैसे ही आपको बताना है कि ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना है, 21 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 21 वर्ष है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो सेट था आपका सेट जो है ये आपको ध्यान रखना है 38 था। अगर यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसे जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड आपको यहाँ से कोशिश करना है नोट बनाने का, जो चीज आपको पता है वो नोट मत बनाइए, लेकिन प्लीज नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।